पिछले वीडियो में डिस्कस मैंने किया था कि जब भी डिसॉल्यूशन का केस होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट आपको बढ़ता है और उस रियलाइजेशन अकाउंट में जितनी भी फॉर्म के एसेट्स हैं उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे और जितने भी फॉर्म की लायबिलिटीज है उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, उन एसेट्स को जिसको आप रियलाइज कर सकते हैं और उन लायबिलिटीज को जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें कैसे आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ और उस रियलाइजेशन पे बेस्ड एक डीके गोयल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप उसको ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। डिसॉल्यूशन का जो क्वेश्चन नंबर 4 है डीके गोयल की बुक का है। इस बुक में क्या लिखा है कि एक बैलेंस शीट दिया गया है जिसमें ए और बी दो पार्टनर हैं और इनके 31 मार्च 2018 के डेट पे इनके फर्म का जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स के बारे में दिया गया है और कैपिटल दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्रेडिटर्स जो होता है वो थर्ड पार्टी होता है, यानी कि वो आउटसाइड लायबिलिटीज होता है ना, तो उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, उसकी बुक वैल्यू को, कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैपिटल जो है ना वो इनसाइड लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटीज है, ओके, टुवर्ड्स ऑनर है, तो वो कैपिटल अकाउंट में जाता है, उसको नहीं करेंगे। और एसेट साइड में अगर आप देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, मोटर व्हीकल्स दिए हुए हैं, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स दिया गया है और डेटर्स पे क्या है आपका प्रोविजन भी बनाया गया है डेटर्स पे। ठीक है, और कैश एट बैंक है। तो इसमें से आप क्या क्या ट्रांसफर करेंगे क्या नहीं करेंगे उसको भी मैंने बताया हुआ है कि जो रियलाइज्ड होने लायक जो प्रॉपर्टी होती है जिसको आप मार्केट में बेच करके कैश रियलाइज कर सकते हैं ना, उसी प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कुछ एडजस्टमेंट भी दिया गया है नीचे, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। उसमें यह है कि पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया है कि फर्म को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा और फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट मोटर व्हीकल्स और स्टॉक को बेच करके कितना पैसा मिला है, कैश एट 16,950 और 77,600 में बेचा गया है। किसको बेचा गया है? मोटर व्हीकल और स्टॉक, दो प्रॉपर्टी है जिसको बेच दिया गया और बेचने से कैश रियलाइज हुआ है। और कह रहा है कि सभी डेटर्स को रियलाइज कर लिया गया है, कोई भी डेटर पे बैड डेब्ट नहीं हुआ है, सभी डेटर को रियलाइज कर लिया गया। यानी कि डेटर अगर 1,13,200 है तो उसको फुली रियलाइज कर लिया गया, पूरा पैसा उसका मार्केट से मिल गया, डेटर से पूरा पैसा मिल गया है। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बोल रहा है कि वेयर सोल्ड एट ₹43,500, जबकि लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 30,000 बुक वैल्यू है, तो उसको बेचने से 43,500 रियलाइज हो रहा है। तो उस पूरे अमाउंट को क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे। क्रेडिटर्स के बारे में कह रहा है कि क्रेडिटर्स को पे किया गया है और उसको 1700 का डिस्काउंट पे किया गया है। तो क्रेडिटर्स कितना है 97,500, उसको 1700 के डिस्काउंट पे पेड किया गया, यानी कि उसका कम पेड किया गया है। क्लियर है? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन जो है 1250 है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में आप रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। यहां तो मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व, मतलब पूरा सॉल्व करूंगा, यानी कि इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाऊंगा और इसका बैंक अकाउंट भी बनाऊंगा, बट जो मेन फोकस है अभी केवल रियलाइजेशन पे है, क्योंकि अभी मैंने पार्टनर्स लोन अकाउंट को डिस्कस नहीं किया है जो कि सेकेंड स्टेप में आता है। तो एक एक करके सारे जो भी स्टेप है उसको हम लोग टच करेंगे, उसके बाद एक डिटेल फुल क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जो कि डीके गोयल का है, डिसॉल्यूशन चैप्टर का। यहां पे आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट आप बना लेंगे। यहां पे आप लिख सकते हैं और जिस भी डेट का आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, जिस भी ईयर का बना रहे हैं, 31 मार्च 2018 इसका जो क्लोजिंग है वो है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं और इसको एक अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। तो अकाउंट का फॉर्मेट टी फॉर्मेट होता है ना, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है और राइट हैंड साइड जो होता है, यानी कि जो ये साइड होता है वो क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जितनी भी रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे वो प्रॉपर्टी रियलाइज होने वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू कुछ होनी चाहिए जिसको आप रियलाइज कर सकें। ठीक है, यानी कि आप डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं राइट ऑफ यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। आप फिक्टिशियस एसेट्स में कोई भी एसेट, चाहे आपका
आ जाए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आ जाए, उसको आप यहाँ पे नहीं ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग ट्रांसफर करते हैं, सबसे पहले क्या ट्रांसफर करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी है उसकी बुक वैल्यू को यहाँ पे हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 है, तो यहाँ लिखते हैं टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 30,000। मोटर व्हीकल्स कितना दिया गया है, 2 मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स कितना है, तो इसमें दिया 18,300, 18,300। उसके बाद स्टॉक 72,800 दिया गया है, 72,800 टू स्टॉक, स्टॉक कोड भी ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद डेटर्स है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, डेटर्स के साथ प्रोविजन भी दिया गया है, तो प्रोविजन को हम इस साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और डेटर्स की फुल वैल्यू जो बुक वैल्यू है इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। यहां लिख देते हैं टू डेटर्स। डेटर्स कितना है 1,13,200, 1,13,200 इतना हो गया। अब लास्ट जो दिया है वो कैश एट बैंक दिया है, तो वन थिंग रिमेंबर दैट you will never write cash at bank and cash in hand in this realization account। और रीजन क्या है, कभी कैश को आप रियलाइज कर सकते हैं क्या, 100 रुपीज को आप मार्केट में बेच के 100 रुपीज पा सकते हैं, लेकिन ये कोई रियलाइज होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। कैश को आप मार्केट में बेच नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कैश एट बैंक बैंक अकाउंट का हिस्सा होता है, रियलाइजेशन अकाउंट का हिस्सा नहीं होता है। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज को यहां डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया है। बैलेंस शीट से एसेट साइड में से जो भी उसकी बुक वैल्यू थी हमने उसको उठा करके यहां पे रख दिया, डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रख दिया। अब क्या करेंगे, सेम इसी प्रोसेस में लायबिलिटीज को भी हम क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहां पे एक ही लायबिलिटीज दी गई है जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, और वो है क्रेडिटर। तो हम लिखेंगे क्या, बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना दिया है, बुक वैल्यू को ट्रांसफर किया था 97,500, 97,500। और एक चीज और लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप कोई लायबिलिटीज दिया नहीं है थर्ड पार्टी वाला, तो आप एक और चीज लिखेंगे यहाँ पे। आप याद रखिएगा हमेशा, किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट अगर कोई प्रोविजन बना है उस प्रोविजन को आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो डेटर्स पे प्रोविजन बना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स 2,450, इसको आप इस साइड में लिखेंगे, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 2,450। क्लियर है। अब हमने क्या कर लिया, हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर लिया, हमने लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे कि प्रॉपर्टीज को कितना रियलाइज किया गया और किस वैल्यू पे रियलाइज किया, किस कॉस्ट पे रियलाइज किया गया। तो देखते हैं यहां पे आपका मोटर व्हीकल्स और स्टॉक को रियलाइज किया गया है। तो जब भी वैल्यू रियलाइज होती है ना, तो बैंक के थ्रू आपको पैसा रिसीव होगा, ठीक है, पैसा रिसीव होगा, और उस पैसे को कहां ट्रांसफर करेंगे, जो भी रिसीव होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये रियलाइजेशन अकाउंट है, तो जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट किस साइड में, क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, उसके अपोजिट अकाउंट को, यानी कि बाई बैंक को लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट। पहला क्या है, मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स कितने रुपए में रियलाइज हुआ है, तो ये हो रहा है 16,950, 16,950। दूसरा अगर आप देखते हैं तो यहां पे है स्टॉक, स्टॉक को कितने में रियलाइज किया गया है, स्टॉक रियलाइज हो रहा है 77,600 पे, 77,600। और चेक कर लेते हैं क्या और किसी प्रॉपर्टी को रियलाइज किया गया है, तो कह रहा है डेटर्स फुली रियलाइज हो गया है पूरा, तो यहां पे डेटर्स लिख देते हैं, डेटर्स। डेटर्स कितना है यहाँ पे, तो आप देखेंगे 1,13,200 पूरा रियलाइज हो गया है, 1,13,200 है। उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है, उसको बेचा गया है 43,500 पे, तो यहां लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितने में, 43,500, 43,500। इन सबका आप टोटल कर लीजिए,
2,51,250 इतना आपका मार्केट से प्रॉपर्टी बेचने के बाद रियलाइज हुआ है। अब कह रहा है कि यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में कह रहा है कि 1,250 रुपीज पेड किया गया है, बाकी क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी लाइबिलिटीज हो फर्म के पास और उसके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो, इसका मतलब क्या होता है, दैट यू हैव टू पे, यू मस्ट हैव टू पे। व्हाई? बिकॉज यू नो अबाउट योर डेप्ट। भाई एसेट्स को नहीं रियलाइज कर पाएंगे जब तक कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट के बारे में नहीं दिया हो कि कितना मिला, क्योंकि आपको उसके मार्केट वैल्यू के बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या, आप लायबिलिटीज नहीं पेड करेंगे? पेड करेंगे। अगर नहीं पेड करेंगे तो फिर फर्म के बाहर जो भी आपका क्रेडिटर है वो आकर के खड़ा हो जाएगा, तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, लायबिलिटीज के बारे में चाहे कोई इंफॉर्मेशन हो चाहे ना हो, आपको पे करना ही पड़ेगा। तो क्रेडिटर कितना है, 97,500। बट यहां पे क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि क्रेडिटर्स को 1,700 के डिस्काउंट पे किया गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक। अब दो काम आप कर सकते हैं, या तो टू बैंक और क्रेडिटर को कितना, क्रेडिटर ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर टू बैंक और क्या लिखेंगे यहाँ पे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, टू बैंक फर्स्ट करके क्रेडिटर्स और सेकेंड करके यहां पे लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो 1,250 पेड किया गया है, इसको पेड कर देंगे। क्रेडिटर्स और 1,700 लेस पेड किया गया, क्रेडिटर्स है 97,500 माइनस 1,700, तो ये कितना हो जाएगा, 95,800। और दोनों को जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 97,050। तो इतना जो है आपका यहाँ पे आया बैंक के द्वारा पेमेंट करने पे, किसको, थर्ड पार्टी को, यानी कि क्रेडिटर्स को। और रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है वो 1,250, जोड़ने पे कितना है 97,050 रुपीज आया है। अब और कुछ है क्या इसमें क्वेश्चन में, तो और कुछ भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है जो कि रियलाइजेशन से रिलेटेड हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का कितना आ जाएगा यहाँ पे 3,51,200, 3,51,200। इसको डेबिट बैलेंस से माइनस कर देंगे और जो आएगा उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। किसके कैपिटल में, जितने भी पार्टनर है ना सभी के कैपिटल में। तो यहाँ पे पार्टनर जो है वो है ए एंड बी, दो ही पार्टनर हैं, तो ए और बी के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सब्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं कितना है। जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 19,850, 19,850। इस 19,850 को जो दोनों पार्टनर है उनके रेशियो में हम बांट देंगे, यानी कि 3:2 में बांट देंगे। 11,910 और बी का आएगा 7,940, इस तरह आएगा। यानी कि ये कंप्लीट हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद क्या बनाएंगे, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका लोन अकाउंट इसके ठीक बाद बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि कैपिटल से पहले लोन को प्रायोरिटी फर्म देगा, उसको सेटलमेंट पहले करेगा, न कि कैपिटल। क्योंकि कैपिटल जो होता है वो इंटरनल इक्विटी होती है, वो ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, वो ऑनर के द्वारा दिया गया। फर्म की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, तो जब तक कि पूरी लायबिलिटीज थर्ड पार्टी से रिलेटेड, पार्टनर के लोन से रिलेटेड खत्म नहीं हो जाती है, तब तक कैपिटल का पेमेंट नहीं होता है। क्योंकि इन केस अगर शॉर्टेज हो गया फंड का तो पार्टनर के कैपिटल में से ही यूज होगा। इसीलिए जितनी भी प्रायोरिटी वाली लायबिलिटीज है उसको पहले फर्म पेड करना चाहेगी, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट में थर्ड पार्टी से रिलेटेड पेमेंट किया जाता है। पूरी एसेट्स को रियलाइज करके, वैल्यूज की रियलाइज करके जितना पैसा कलेक्ट होता है उस पैसे का यूटिलाइजेशन पहले डेप्ट को, थर्ड पार्टी से रिलेटेड डेप्ट जो है ना उसको पेमेंट करने में होता है। उसके बाद जो बच जाता है उस पार्टनर के रेशियो में बांट दिया जाता है और उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं इसके अगले अकाउंट की तरफ। तो अगला अकाउंट जो आप ओपन करेंगे वो करेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। क्योंकि मैंने अभी बताया कि लोन अकाउंट नहीं दिया है, पार्टनर ने कोई लोन नहीं दिया है, इसलिए लोन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर है ना, तो यहां पे 2 कॉलम आप बना लेंगे दोनों पार्टनर के लिए। दो पार्टनर के लिए बना लेंगे, ए और बी, 2 पार्टनर हैं ए और बी, यहां पे भी है ए और बी, यहां लिख लीजिए पार्टिकुलर्स, और यहां पे भी आ जाएगा पार्टिकुलर्स। सबसे पहले इस कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर करेंगे? जो पार्टनर का कैपिटल होगा ना वो ट्रांसफर करेंगे, और वो कैपिटल कहां दिया रहता है? क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिया रहता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो दोनों का कैपिटल दिया है 85,000 एंड 63,000, 85,000 एंड 63,000 यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अब क्या करेंगे? जो उनका रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट आया था ना उसको यहां ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वो उनके लिए बेनिफिट है। बाय लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कितना आया था? 11,910, 11,910, और जो दूसरा वो आया था 7,940, और जो दूसरा आया था वो आया था 7,940। दोनों का रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी हमने ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन में क्या कोई ऐसी चीज है जो पार्टनर से रिलेटेड है? तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पार्टनर से रिलेटेड, यानी कि ना तो किसी पार्टनर ने प्रॉपर्टी को टेक ओवर किया है, ना किसी पार्टनर ने ये गारंटी दी है कि हम थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज को पेड करेंगे, तो ना तो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हुआ है किसी अन्य वजह से, और ना ही डिक्रीज हुआ है। तो हम इसमें अब कुछ भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई भी जानकारी अब नहीं दी गई है। तो टोटल कर लेते हैं इसको जब आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1940, और ये आ जाएगा 96,910, 96,910 और 70,940। अब ये क्लोज कैसे करेंगे? इसको क्या लिखेंगे यहां पे? तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्यों लिखेंगे टू बैंक अकाउंट? क्योंकि फॉर्म इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर। तो बैलेंस सीडी करके आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि बैलेंस सीडी केवल उस केस में होता है जब फॉर्म कंटिन्यू होने वाली होती है। यहां फॉर्म बंद होने वाली है तो पार्टनर को भी फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा। तो क्या करेंगे? यहां पे टू बैंक अकाउंट लिख देते हैं, टू बैंक अकाउंट। 96,000 ए को मिलेगा 910 और बी को 70,940। इसके बाद आपको क्या बनाना है? इसके बाद आप बनाएंगे फाइनल बैंक अकाउंट। तो हम बैंक अकाउंट बनाते हैं यहीं पे, बैंक अकाउंट। ये भी अकाउंट ही है तो अकाउंट का ही फॉर्मेट रहेगा। अब ये बैंक अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, तो इसमें होता क्या है? डेबिट ऑल रिसिप्ट एंड क्रेडिट ऑल पेमेंट। इट मीन डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, जो भी रिसिप्ट हुआ है उसको आप डेबिट में लिखेंगे, और जो भी फर्म ने पेमेंट किया है उसको आप क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्या क्या रिसिप्ट हुआ है उसको पहले आप लिख लेते हैं। तो आप देखे होंगे रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाए थे तो उस रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉपर्टी बेचने के बाद कुछ रियलाइज हुआ था, तो उसको आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहां पे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना रियलाइज हुआ था? 2,51,250। यानी कि आपको प्रॉपर्टी बेचने के बाद इतना रियलाइज हुआ, तो आप बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखेंगे। और कुछ रियलाइज हुआ है क्या? तो और तो कुछ रियलाइज इसमें हुआ नहीं है, पेमेंट हुआ है जरूर। तो क्या पेमेंट हुआ है? पहले पार्टनर को पेमेंट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई एज कैपिटल, एज कैपिटल। ए को पेमेंट करेंगे ना, एज कैपिटल अकाउंट। ए को कितना करेंगे? 96,910। बाई बी को कितना पेमेंट करेंगे? बीज कैपिटल लिखेंगे 70,940। क्लियर है? और क्या करेंगे यहां पे? और कुछ पेमेंट हुआ है? रियलाइजेशन को पेमेंट किया गया है और क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है। तो क्या लिखेंगे यहां पे? बाई रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एंड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और क्रेडिटर मिला करके कितना पेमेंट हुआ था? 97,050। तो यहां लिखेंगे 97,050। क्या और कुछ पेमेंट किया गया है इसके अलावा? तो और कोई पेमेंट नहीं है। ठीक है, और एक और चीज जो छूट गई है यहां पे वो मैं लिख देता हूं
बैंक अकाउंट जब भी आप बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में अगर ओपनिंग जो भी कैश एट बैंक या फिर कैश इन हैंड जो दिया होगा उसको आप बैंक अकाउंट में सबसे ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी ये लिख चुका हूं, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, बट इसको आप ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस है, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, कितना है? 13,650 13,650 रुपीज कैश एट बैंक है, यानी कि बैंक में रुपया है। दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। कितना हो जाएगा ये? 2,64,900 आपका डेबिट साइड आ रहा है, और क्रेडिट साइड देख लेते हैं। दोनों साइड का 2,64,900 आ रहा है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन सही है और कंप्लीट हो गया है।